हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में। उनमें हिमाचल प्रदेश एक इंपॉर्टेंट है जहां मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, नए मुख्यमंत्री ने, और पहले उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली है। कौन है उन सब के बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार ने संसद से एक्स्ट्रा बजट की डिमांड की है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो क्यों डिमांड की गई है, क्या ज़रूरत है केंद्र सरकार को रकम की, एक्स्ट्रा रकम की, और भी कई मुद्दे हैं। जैसे एक राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बर्खास्त कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? आंसर होगा इसका सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, प्यारा भारत है उसमें, और वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था अभी हाल ही में और कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो यहाँ पर बस ड्राइवर के बेटे सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। गवर्नर हैं वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो उन्होंने 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अगर हम बात करेंगे कौन से भी वे मुख्यमंत्री हैं, तो पद के लिहाज से 15वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर व्यक्ति के लिहाज से देखेंगे तो 7वें मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार एक ही व्यक्ति कई बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये 15वें मुख्यमंत्री हैं पद के तौर पर। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसी का एक रिज मैदान है, तो वहीं पर। इनके बारे में और बताऊं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में। जन्म हुआ था 1964 में। पिता जो थे वो हिमाचल रोडवेज में बस ड्राइवर थे। पढ़ाई शिमला में हुई है, LLB की डिग्री ली, और कॉलेज में पढ़ाई करते समय शिमला में ही वो दूध बेचा करते थे, अखबार भी बांटा करते थे। NSUI से राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। NSUI के अध्यक्ष भी रहे और 1995 में वो प्रदेश महासचिव बने युवा कांग्रेस के। ठीक है, और शिमला नगर निगम के 2 बार पार्षद भी रहे, विधायक बने, 4 बार विधायक बन गए वो, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, और इस बार चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी थे। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी सुखविंदर सिंह सुक्खू, नाम ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं। कौन है जिन्होंने शपथ ली है? आंसर होगा मुकेश अग्निहोत्री। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली बार वहाँ पर बनाया गया। तो मुकेश अग्निहोत्री वो बन गए हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो गवर्नर हैं उन्होंने शपथ दिलाई है। और न्यूज़ भी देख रहे हैं द टेलीग्राफ की, तो फर्स्ट एवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, तो उसमें कई सारे कांग्रेस के बड़े लीडर भी शामिल हुए वहाँ पर, जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। उनका जन्म हुआ था 1962 में पंजाब के संगरूर में। हालांकि एजुकेशन ऊना ज़िले में हुई है। पब्लिक रिलेशन पोस्ट से वो डिप्लोमा उन्होंने किया था और जर्नलिस्ट थे। मतलब राजनीति में आने से पहले वो पत्रकार थे, अच्छे खासे पत्रकार थे, और फिर राजनीति में ज्वाइन किया उन्होंने। 2003 में पहली बार कांग्रेस की तरफ से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत गए थे उस दौरान। और 5वीं बार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया है हरौली से। ठीक है, तो अब वो प्रथम मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई प्रथम होता है, पहला व्यक्ति, ये पहली महिला या पहला मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री, तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो हिमाचल प्रदेश ये मैप रहा, राजधानी शिमला है और धर्मशाला भी। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और मुख्यमंत्री अब हो गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? इसका आंसर बताते हैं उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स इस साल का अवेलेबल है आप सबके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, और वो आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। मात्र 150 रुपये में ये मेंबरशिप अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, कैसे मेंबरशिप लेना है वो भी अवेलेबल है वीडियो।
ठीक है। एक ऐप है, उसके थ्रू ये सारी सुविधाएं मिलती है मेंबरशिप के जरिए, जिससे पीडीएफ तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज तमाम एग्जामिनेशन के वो दे सकते हैं अगले 1 साल तक के लिए, और बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो क्वेश्चन होगा जो मैंने बताया भी दिया पहले ही, किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? आंसर होगा इसका ईशान किशन। मुझे लगता है क्रिकेट के प्रेमी हैं आप तो पता होगा इसका आंसर, ठीक है। तो भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं ईशान किशन। उन्होंने 10 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। सबसे तेज का मतलब है बहुत सबसे कम बॉल में 200 रन बनाने की बात हो रही है। 126 बॉल में ही 200 रन बना लिए, और इस पूरी पारी में उन्होंने 210 रन बनाए टोटल, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के थे, ठीक है। 24 4 यानी चौका और 10 छक्का 6 लगाया था उन्होंने। तो एक बेहतर अचीवमेंट है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड था 138 बॉल में दोहरा शतक का, और ईशान किशन ने 126 बॉल में ही 200 जो है वो रन बना लिए हैं, ठीक है। तो एक बेहतरीन बात है। इन दोहरा शतक इन्होंने बहुत कम वक्त में लगा दिया है, और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले वो भारत के चौथे और दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। इनका जन्म हुआ था बिहार में, और क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने झारखंड से की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ, दोहरा शतक लगाने वाले बाकी खिलाड़ी ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त खर्च के लिए दिसंबर 2022 में संसद से कितने रुपए की मंजूरी मांगी है? एक्स्ट्रा बजट से एक्स्ट्रा कितना मांगा है? आंसर होगा 3,25,000 करोड़ रुपए, यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ये रकम मांगी है, और ये 9 दिसंबर को संसद में ये पेश किया गया ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से। और सरकार का ये कहना है कि यूक्रेन संकट के बीच में जो उर्वरक और खाद्य आपूर्ति में जो खर्च में उछाल आया है, उसकी वजह से सरकार का खर्च बढ़ गया है। तो 3.25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने एक्स्ट्रा मांगा है। और इसके अलावा एक और रकम है, अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट में को जो बजट एलोकेट किया गया था, तो उसमें से भी 1.1 लाख करोड़ रुपए, यानी प्लस हो गया 1.1 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो रकम है, और ये रकम ये अलग अलग मंत्रालयों के खर्चे से बचा लिया गया था, तो उसको भी खर्च करने की परमिशन मांगी गई है, ठीक है। तो बजट से एक्स्ट्रा हो गया 3.25 लाख करोड़ रुपए, और 1.1 लाख करोड़ रुपए ये हो गए जो बचत किया गया था अलग अलग मंत्रालयों के खर्चे से, वो खर्च के लिए, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में बजट पेश किया था। बजट था 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च तक के लिए, ठीक है। तो वो बजट था 39.44 लाख करोड़ का। कितना? 39.44 लाख करोड़ का, ओके। और कुल जो व्यय अनुमान था, व्यय अनुमान जो खर्चा होना था वो 39.45 लाख करोड़ रुपए था। 39.45 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान था, लेकिन अब इसमें ये भी जुड़ गया। तो ऐसे में ये खर्चा बढ़कर 45 लाख करोड़ से ज़्यादा होने की उम्मीद ये बताई जा रही है। महत्वपूर्ण बात है, ये जो भी बता रहा हूँ उन सब का डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है वो उसमें अवेलेबल है। डेली का पीडीएफ वो फ्री होता है आप सबके लिए। तो वित्त मंत्री कौन है? ऐसे ही क्वेश्चन पे चल रहे थे अभी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ओके, उन्हीं की ओर से ये प्रस्ताव आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में राष्ट्रपति पेड्रो किस्टिलो उनको महाभियोग के जरिए हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया, इम्पीच कर दिया गया, उसके बाद अरेस्ट भी कर लिया गया? आंसर होगा पेरू, ठीक है। और ये हैं
वो जिनको गिरफ्तार किया गया है, पेड्रो किस्टेलो। ठीक है, और एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ पेरू का। ये रहा प्यारा भारत, और पेरू जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और इधर ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर ये रहा पेरू, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके ये ले जाया जा रहा है। तो फोटोग्राफ ये रहा, ये है पूर्व राष्ट्रपति कहिए अब उनको। पेरू में कुछ समय से राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, और जो राष्ट्रपति पेड्रो किस्टेलो, उनको संसद ने इम्पीचमेंट के जरिए हटा दिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। मुद्रा क्या है? सोल। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? आंसर होगा इसका डीना बोलुआर्टे। ठीक है, डीना बोलुआर्टे। और फोटोग्राफ ये रहा। तो ये नई राष्ट्रपति बन गई हैं। 7 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली, और पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर राष्ट्रपति पेड्रो किस्टेलो, उनको इम्पीचमेंट के जरिए यानी महाभियोग के जरिए हटा दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद अब ये बन गई हैं राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 60 ईयर के हैं, और उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया हुआ है। 2007 में राष्ट्रीय रजिस्ट्री कार्यालय जो वहाँ है उसकी चीफ के रूप में काम कर चुकी हैं, और 18 वर्षों से वो वकालत कर रही हैं, और अब प्रेसिडेंट बन गई हैं वहाँ पर। ठीक है, एक बार और दिखा देते हैं कि पेरू कहाँ पर है। तो प्यारा भारत है, और वो है साउथ अमेरिका में पेरू है, और साउथ अमेरिका में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है पेरू। ठीक है, रेड कलर में अब आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट घटना है, और दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है और जो वहाँ की भी राजनीति चल रही है, उससे रिलेटेड टॉप पोजीशन पे जो पद है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए आपको एग्जामिनेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लगातार दूसरी बार नवंबर 2022 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? आंसर होगा रूस, रशिया। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। रशिया रिमेन्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर फॉर सेकेंड मंथ इन रो इन नवंबर। तेल सप्लाई पर नज़र रखने वाली कंपनी है वोटेक्सा। तो उसके अनुसार रूस लगातार दूसरे महीने ये सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। रूस के साथ भारत का जो कच्चे तेल का व्यापार है वो इराक, सऊदी अरब, इन सब को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। मतलब हमने जो ख़रीदा है सबसे पहले उस मतलब इराक नंबर 1 हुआ करता था, सबसे ज़्यादा हम लोग वहीं से कच्चा तेल आयात किया करते थे, और सेकंड नंबर पर सऊदी अरब हुआ करता था। कभी कभी सऊदी अरब नंबर 1 हो जाया करता था, लेकिन अब ये हुआ है कि रूस भारत के साथ यानी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हो गया है। ठीक है, तो हमने रूस से मैप के थ्रू भी दिखाते हैं, ये रहा रशिया। तो रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। अगर हम बात करेंगे इससे पहले कितना खरीदते थे, तो मार्च 2022 तक भारत के जो पूरा टोटल ऑयल परचेज होता था उसमें 0.2% हिस्सा रूस का होता था, मात्र 0.2%। ठीक है, 0.2% की बात हो रही है। जबकि नवंबर 2022 में पूरे तेल खरीद का लगभग 20% हिस्सा रूस से लिया गया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, रूस से नवंबर में लगभग 9 लाख बैरल ये खरीदा गया है रूस से। उसके बाद दूसरे स्थान पर इराक है 8.6 लाख बैरल, तीसरे स्थान पर सऊदी अरेबिया है 5.7 लाख बैरल, और चौथे स्थान पर अमेरिका है। इंडिया अमेरिका से भी ऑयल परचेज कर रहा है, 4 लाख बैरल वो परचेज किया है इंडिया ने। ठीक है, और मैंने अभी 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर तुर्की ने इस जगह पर यहाँ जांच वगैरह काफ़ी तेज़ कर दी है, उसकी वजह से यहाँ पर से ऑयल आना थोड़ा चोक हो गया है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है समुद्र में। ओके, तो इंडिया को रूस जो है ना वो डिस्काउंट में तेल दे रहा। यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ,
उसका जो बहुत बड़ा बाज़ार था यूरोपीय बहुत सारे देशों ने ऑयल लेना बंद कर दिया है रूस से। ऐसे में रूस ने हमें यानी इंडिया को डिस्काउंट में, बड़े डिस्काउंट पे ऑयल देना शुरू कर दिया है और ये भारत के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी रकम जो है वो खर्च कर रहे हैं डॉलर ऑयल इंपोर्ट में। और ख़ास बात है कि रूस से हम जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें डॉलर से खर्च नहीं करना पड़ा है। रूपी रूबल ट्रेड दोनों देशों के बीच में शुरू हुआ है, पिछली बार मैंने बताया था करीब 1-2 हफ्ते पहले, तो उसके ज़रिए ये ऑयल परचेज हो रहा है। ओके, तो रूस सबसे बड़ा पार्टनर हो गया है जहाँ से हम आपूर्ति करते हैं कच्चे तेल का। रूस की राजधानी क्या? मॉस्को, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की किस पार्टी ने गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने की शर्त पूरी कर ली है? आंसर होगा आप, यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में लगभग 13% वोट हासिल किए और उसके 5 विधायक भी जीत गए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़रूरी जो शर्तें थीं राष्ट्रीय पार्टी बनने की वो पूरी कर ली है। अब चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैमाना होता है, उसको पूरा करना होता है। यदि पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा है यदि पार्टी को 3 राज्य को मिलाकर लोकसभा में 2% सीटें यानी 11 सीटें जीती हों और ये जीती हुई सीटें अलग अलग राज्य में होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि यदि पार्टी 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6% वोट हासिल किया हो। ठीक है, अगर ये तीनों मापदंड जो हैं यानी क्राइटेरिया है, अगर पूरा कर लेता है कोई भी एक इनमें से 3 में से, तो उसको मिल जाता है। तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार है पूर्ण बहुमत की, पंजाब में है, गोवा में उसके 6% से ज़्यादा वोट मिल चुका है और गुजरात में 12% से ज़्यादा वोट मिल चुका है। तो एक तरह से उसे ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने की क्षमता हो गई है। तो अभी अगर हम बात करेंगे नेशनल पार्टी जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार कितनी है, तो ये सब है। ओके, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये जो हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार ये मान्यता प्राप्त पार्टी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने बद्री गाय की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, दूध की क्षमता को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तो अगले 10 वर्षों की योजना उन्होंने बनाई है और ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया चिंतन शिविर के नाम से, और उसी में ये ऐलान हुआ कि अगले 10 वर्ष की योजना बनाई जा रही है कि बद्री गाय उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। ओके, बद्री गाय जो है वो पहाड़ों पे उत्तराखंड में वो चरती हैं, वहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ हैं उन सबको खा के, और उसकी वजह से उसका दूध जो होता है वो एक बेहतरीन क्वालिटी का होता है। तो इसलिए उसमें के आनुवंशिक जेनेटिक तौर पर उसको और डेवलप करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। राजधानी क्या है? देहरादून शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री तो बताया मैंने पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है बुक समाज सरकार बाजार, उसकी लेखिका कौन है? आंसर होगा रोहिणी नीलेकणी। ठीक है, रोहिणी नीलेकणी उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और उन्होंने जो अपने लेख और भाषण वगैरह दिए थे उन सब का ये एक कलेक्शन है। ठीक है, ये रहा बुक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिव्य कला मेला 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर होगा न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। ये कहाँ पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास, तो वहाँ पर ये आयोजित किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस मेले में दिव्यांग लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की और अपने कला का प्रदर्शन भी किया उन्होंने।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे। आंसर होगा 11 दिसंबर को। और 2022 की थीम क्या है? आप देख रहे हैं, वुमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा 2003 में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा गोवा। गोवा में ये आयोजित किया गया। कब से कब तक हुआ है? तो 8 से 11 दिसंबर तक पणजी में, गोवा की राजधानी है पणजी में हुआ है। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय पर्यटन, बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री हैं श्रीपद नाइक ने, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, तो ये आयोजन किया गया है। उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद का विस्तार कैसे हो, इसके अलावा इसका जो बिजनेस है उसका विस्तार कैसे हो, इन सब के लक्ष्य के लिए तो गोवा में ये आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री तो प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, राजधानी पणजी है। ठीक है, गोवा मैप में अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर रहा, यह है गोवा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी सेंटर और नेटवर्क को शुरू किया है? आंसर होगा मेघालय। मेघालय सरकार ने ये फैसला किया और इसका उद्घाटन भी कर दिया है। तो एशिया में ऐसा पहला एक राज्य है किसी विदेश का जहां पर ये सिस्टम शुरू किया गया है दिसंबर 2022 में। ठीक है, और इसका नाम है मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क, NMDN। ओके, उद्देश्य ये है कि राज्य में चूँकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ड्रोन के जरिए ही जल्दी से पहुँचा दी जाए। ठीक है, और इसके लिए पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहाँ पर तैयार किया गया है। ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी जो इक्विपमेंट है, उन सब की सप्लाई वहाँ पर बहुत जल्दी हो सके। तो मेघालय यहाँ पर रहा, प्यारा भारत है, और उस मैप में ये रहा मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और मेंबरशिप देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।